हेलो प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने आरएस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम जीके के टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों इस क्लास को आप अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो साथियों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 1 पूछा गया है कि मत्स्य पालन का संबंध किस क्षेत्र से है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो मत्स्य पालन है उसका संबंध है वह किस क्षेत्र या किस क्रांति से है। यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, मत्स्य पालन का जो संबंध है वह नीली क्रांति से है। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति से जो है वो उसका संबंध मत्स्य पालन से है। ठीक है, याद रखेंगे। इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको दोस्तों 1985 से 1990 में लॉन्च किया गया। याद रखेंगे, 1985 से 1990 में लॉन्च किया गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। याद रखेंगे साथियों, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे लॉन्च किया गया था, जो नीली क्रांति यानी मत्स्य पालन का आरंभ किया गया था। इसके साथ अगर हम बात करेंगे साथियों, जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध दूध से है, और जो पीली क्रांति साथियों उसका संबंध तिलहन उत्पादन से इस क्रांति को चलाया गया था, और श्वेत क्रांति को दूध के लिए चलाया गया था। हरित क्रांति को साथियों कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस हमने ऑप्शंस का डिस्कस कर लिया है कि किसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो साथियों सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़िएगा और अपने नोट्स में नोट करते जाइएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास होने वाली है। अगर आप साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर साथियों आपका दूसरा पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। साथियों, जो भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन करता है वह गुजरात राज्य करता है। यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात राज्य साथियों भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन करता है, यानी फर्स्ट रैंक गुजरात राज्य की मूंगफली उत्पादन में। अगर सेकंड की बात करें साथियों, सेकंड में आता है राजस्थान। दूसरे नंबर पर साथियों राजस्थान मूंगफली का उत्पादन करता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात राज्य मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 3 पूछा गया है कि दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है। साथियों आप लोग बताएंगे जो दलदली भूमि होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है। दलदली भूमि कह सकते हैं, या जैसे गटर कहते हैं, गटर। ठीक है, गटर जो नाले के गटर होते हैं ना, उनमें कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, मैथेन गैस का स्राव होता है वहाँ पर। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैथेन गैस निकलती है गटर या दलदली भूमि से। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह साथियों CH4 होता है। दलदली भूमि में जो गैस निकलती है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है साथियों वह CH4 होता है, जिसे मेथेन गैस कहते हैं। या कभी कभी साथियों हमारे ऑप्शंस में दिया होगा, मेथेन नहीं दिया होगा, मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, मार्स ऑप्शन में दिया होगा, मार्स गैस भी मेथेन गैस को कहा जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 4 पूछा गया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। साथियों आप लोग बताएंगे जो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है। यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम टैकोफेरोल होता है। ठीक है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टैकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो कैल्सीफेरोल साथियों विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, और जो रेटिनॉल होता है वह विटामिन ए साथियों का रासायनिक नाम होता है, और जो थायमीन होता है वह विटामिन बी का B1 यानी उनका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने विटामिन के नाम दिए गए हैं। तो सभी ऑप्शंस को हमने पढ़ लिया है कि किसका क्या रासायनिक नाम होता है। ठीक है, तो टैकोफेरोल यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 5 पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वह किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 4 दिसंबर 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। याद रखेंगे, बी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 दिसंबर 1984 ईस्वी में साथियों भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अब बताएंगे जो भोपाल गैस साथियों त्रासदी हुई थी वह किस गैस के लीक होने से हुई थी। तो याद रखेंगे मेथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, याद रखेंगे
मिथाइल आइसो जो साइनाइड गैस है उसके लीक होने से साथियों भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, याद रखेंगे। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, ठीक याद रखेंगे। और 4 दिसंबर 1984 ईस्वी को साथियों भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। साथियों आप लोग बताएंगे जो स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किसने किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि राज्य हड़प नीति को किसने आरंभ किया था। साथियों आप लोग बताएंगे जो राज्य हड़प नीति को आरंभ किया था वह किसने किया था। यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा जो राज्य हड़प नीति को आरंभ किया था वह डलहौजी के द्वारा चलाया गई यह नीति थी, ठीक है याद रखेंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड जो डलहौजी के द्वारा यह चलाई गई नीति थी। यह साथियों नीति कब चलाई गई थी तो यह 1848 से 1856 ईस्वी में यह नीति चलाई गई थी, क्योंकि इसी दौरान डलहौजी ने शासन किया था, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी के रूप में इसी दौरान डलहौजी ने शासन किया था 1848 से 1856 में। इस नीति के तहत दोस्तों जो पहले राज्य को हड़पा था वह सतारा राज्य को हड़पा था, ठीक है याद रखेंगे। सतारा राज्य को राज हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले अपने में विलय किया था। क्वेश्चन नंबर साथियों 8 पूछा गया है कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। साथियों पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक है याद रखेंगे। 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए पंचायत सदस्य बनने के लिए। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। साथियों जो जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें होती हैं वह साथियों खरीफ की फसलें कहलाती हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खरीफ की फसलें कहलाती हैं जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल। अब हम बात करेंगे जो जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें होती हैं वो उसमें साथियों मूँगफली आ जाती है, मूँगफली, धान और मक्का, ठीक है याद रखेंगे। मूंगफली, धान और मक्का ये फसलें जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें होती हैं, ठीक है याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 10 पूछा गया है कि संसार में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि संसार में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जो संसार की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है वह कौन सी है। हम भारत की बता रहे हैं यहाँ पर। जो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है वह साथियों बूलर झील है, ठीक है याद रखेंगे। बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जो संसार की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है वह कौन सी है। क्वेश्चन नंबर साथियों 11 पूछा है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। साथियों फ्रंटियर गांधी के नाम से जो जाना जाता है वह खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। साथियों इनको और अन्य कई नामों से जाना जाता है जैसे कि सीमांत गांधी, याद रखेंगे सीमांत गांधी, और बादशाह खान, याद रखेंगे बादशाह खान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से, बादशाह खान, सीमांत गांधी और बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता है जो हमारे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो आपको हमने बता दिए कि एग्जाम्स में क्या क्या। एग्जाम्स में अगर आता है तो सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान ये 3 ही नाम आते हैं कि इस नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 12 पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। साथियों आप लोग बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जो गुप्त वंश का संस्थापक था वह साथियों श्रीगुप्त था, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जो श्रीगुप्त ने जो स्थापना की थी गुप्त वंश की वह कब की थी, 240 BC में साथियों इसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वह श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में की थी साथियों, सॉरी
एडी में की थी, ठीक है, याद रखेंगे, एडी में यानी ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था। साथियों, जो कुंभ का मेला आजकल लगता है वह उसका जो शुभारंभ या आरंभ किया था वह किसने किया था। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा राजा हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन करना प्रारंभ किया था, ठीक है। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुंभ जो मेले का आयोजन हुआ था वह हर्षवर्धन के द्वारा 644 BC में साथियों प्रारंभ किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे 644 BC से इसका आयोजन किया जा रहा है कुंभ के मेले का। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का आरंभ कब से शुरू किया गया था। याद रखेंगे जो भारत में डाक सेवा शुरू हुई है वह साथियों कब से शुरू हुई है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1970 से साथियों भारत में डाक सेवा की शुरुआत की गई है और यह किसके द्वारा साथियों शुरुआत की गई है वो भी हम बताएंगे। जो डाक सेवा की शुरुआत है वह साथियों 15 अगस्त 1972 से की गई है और श्री राम भीका जी के द्वारा साथियों श्री राम भीका जी के द्वारा यह इसकी शुरुआत की गई, याद रखेंगे 15 अगस्त 1972 में। क्वेश्चन नंबर साथियों 15 पूछा गया है कि थार एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलने वाली ट्रेन या रेल है। साथियों जो थार एक्सप्रेस है वह किन दो देशों के बीच चलने वाली ट्रेन है या रेल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली यह ट्रेन है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल है, ठीक है, याद रखेंगे। थार एक्सप्रेस को और साथियों एक किस नाम से जाना जाता है, इसे समझौता एक्सप्रेस भी कहा जाता है, याद रखेंगे समझौता साथियों एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी हमारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाता है कि समझौता एक्सप्रेस जो किन दो देशों के बीच चलती है, तो भारत और पाकिस्तान ये दोनों एक ही हैं साथियों। थार और समझौता एक्सप्रेस एक नाम से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, याद रखेंगे, दोनों नाम हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। याद रखेंगे जो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है वह साथियों कितना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर, ठीक है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे जो पूरब से पश्चिम विस्तार है, ईस्ट टू वेस्ट है साथियों, वह कितना है, ईस्ट टू वेस्ट है वह साथियों 2933 किलोमीटर, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वह 3214 किलोमीटर है और जो पूरब से पश्चिम है वह 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है। जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है साथियों पीर पंजाल, वह पूछा है कि किस राज्य में स्थित है। वहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। साथियों जम्मू कश्मीर में भारत की जो सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन साथियों आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों इस सुरंग को पत्थरों को काट कर यानी पहाड़ को साथियों काट कर यह सुरंग टनल बनाई गई है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे साथियों बनिहाल रेलवे टनल भी कहा जाता है, याद रखेंगे, बनिहाल रेलवे टनल भी साथियों इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। बनिहाल रेलवे टनल या इसे पीर पंजाल टनल भी कहा जाता है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है पहाड़ को काटकर। इसकी साथियों अगर हम बात करेंगे इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी 11.2 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। सबसे लंबी सुरंग है भारत की जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि एंथ्रेसाइट किस पदार्थ की किस्म होती है। साथियों जो एंथ्रेसाइट किस्म होती है वह किस पदार्थ की किस्म होती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोयले की किस्म होती है। साथियों जो एंथ्रेसाइट किस्म होती है वह कोयले की सबसे अच्छी किस्म होती है, याद रखेंगे, बेस्ट सबसे अच्छी किस्म होती है कोयले की, ठीक है, जो कि साथियों काले रंग की होती है लेकिन हाथ में लेने पर इसका रंग नहीं लगता हाथ में, यानी कोयले की साथियों सबसे अच्छी किस्म होती है ये, ठीक है, याद रखेंगे एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर आपका 19 पूछा गया साथियों किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बताएंगे साथियों
किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल साथियों गेम में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो फ्री थ्रो शब्द है उसमें साथियों बास्केटबॉल में यह प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर साथियों 20 पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है, जिसे साथियों इसरो कहते हैं, अगर इसकी हम बात करेंगे कि इसका जो मुख्यालय है वह कोलकाता साथियों बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, बेंगलुरु में, माफ़ कीजिए कोलकाता में नहीं साथियों, बेंगलुरु में साथियों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में है, बेंगलुरु। ठीक है, इसका जो अगर हम बात करेंगे, जो इसकी स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त साथियों 15 अगस्त 1969 ईस्वी में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, इसरो की जो स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त 1969 में ईस्वी में हुई थी। अगर इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह साथियों एस सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि जो इसरो का हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु में है साथियों। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वह एस सोमनाथ जी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि खुरपका और मुहपका रोग किस में पाया जाता है? साथियों, अभी कुछ समय पहले जो खुरपका और मुहपका रोग आया था वह अभी भी चल रहा है, वह साथियों भैंसों और गायों में होता है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भैंसों और गायों में यह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? साथियों, आप लोग बताएंगे, जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? साथियों, आप लोग बताएंगे, जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था वह सच्चिदानंद सिन्हा था। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा था। अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करें साथियों, स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो स्थायी अध्यक्ष साथियों राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है, अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, याद रखेंगे, अगर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह भीमराव अंबेडकर थे, और जो स्थायी अध्यक्ष थे वह राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। क्वेश्चन में साथियों 24 पूछा गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? अगर हम बात करें साथियों वर्तमान की, तो भारतीय संविधान में नागरिकों को वर्तमान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं जो मूल संविधान में साथियों मूल अधिकार दिए गए थे वह 7 दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में साथियों एक अधिकार को हटा दिया गया है, जो कि 6 मूल अधिकार वर्तमान में नागरिकों को प्रदान है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? साथियों, जो विश्व वन्यजीव कोष है उसका जो प्रतीक है वह किस पशु को लिया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पांडा को लिया गया है। साथियों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पांडा को साथियों विश्व वन्यजीव कोष का जो प्रतीक है उसके रूप में लिया गया है। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।